की गिरफ्तारी, ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है, आपको लगता है कि इन हालात में ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकेगा? बहुत शुक्रिया एहतशाम। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि चाहे गिरफ्तारियां सियासी हों या किसी सहाफ़ी की हों, अ, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फरसूदा सा काम है। यानी अगर टेबल्स टर्न हो, पहले कोई और हुकूमत में हो, तो वो किसी और को, अपने सियासी मुखालफिन को या उन लोगों को जिनको वो पसंद ना करते हों, उनको विक्टिमाइज़ करें और खामख़ा जा चलते उनके ऊपर मुख्तलिफ तर्ज के, मुख्तलिफ नौइयत के केसेस बनाएँ। इसी तरह अब अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे फवाद चौधरी के खिलाफ हुआ, ठीक है, आप ज़रूर कानूनी एक्शन लीजिए, लेकिन हर किसी के ऊपर बगावत के मुकदमे 124 ए के बनाने लग पड़ना, वो भी एक बड़ी बेतुकी सी बात समझ आती है। लेकिन हमारे मुल्क में एक कानून है, वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कुछ बड़ी हार्श या क्रूड रियलिटीज़ हैं। बस वो ऐसी हैं कि जिनको मैं या आप या शायद कोई और बदल नहीं सकता। वो ये है कि कुछ ऐसी कुछ ऐसे मामलात ज़रूर हैं, जिसके अंदर जब कोई फैसला कर लेता है कि उसने एक तरह से चलना है, तो वो फिर उसी तरह से चलता है। आज के दौर में हुकूमत तो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो अगर देखा जाए अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, कोई इतनी मजबूत हुकूमत नहीं है। मसला तो ये है कि फैसले कहीं और किस तरह से होते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो हुकूमत किस तरह से चली, उस वक्त इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन के साथ क्या हुआ, वो भी तारीख के अंदर दर्ज है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। उन लोगों के खिलाफ क्या हुआ, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए जो सियासी नहीं थे, सहाफ़ी थे, और उन लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आज मेरे लिए जो अफ़सोसनाक बात है वो ये है कि कुछ तब्दील नहीं हो रहा। सिर्फ़ चेहरे बदल गए हैं, टेबल्स हैव टर्न्ड, और कुछ नया नहीं है। मेरे ख़्याल में वो दोबारा वही रील चल रही है तो जो पहले चल रही थी। और जब हम में से कोई अगर ये बात करेगा कि जी फिर कोर्स करेक्शन क्या है? तो जवाब ये आता है कि भई ये जो कोर्स करेक्शन की बात आप करते हैं, ये एकेडमिकली तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये फिर कोर्स करेक्शन वहाँ से शुरू हो, जहाँ से शुरू होनी चाहिए थी। यानी हमारे साथ जो हमें ये बात कहते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ सब कुछ हो गया, तो अब जिसने हमारे साथ ये किया, अब उसको भी तो मज़ा चखना चाहिए ना। वो भी देखे कि कैसा होता है सियासी इंतकाम, या कैसी होती हैं सज़ाएँ, कैसी होती हैं जेलें, वो भी बर्दाश्त करे। जब पैमाना एक जगह पर आ जाएगा और हर चीज़ इक्वलाइज़ हो जाएगी, तो फिर कोर्स करेक्शन करते रहेंगे। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा, तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि कोर्स करेक्शन कभी हो पाएगी। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, ये तो हेड ऑन उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको लीड कर रही थी ना। तो इमरान खान अकेले का फैसला था या उस वक्त पूरी रियासत का फैसला था, रीसेटलमेंट के हवाले से और निगोशिएट करने के हवाले देखिए, एक तो तारीखी तौर पर मैं शाम आपको एक और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हमारे मुल्क में, चाहे मैं पहले हमेशा कहता हूँ, से? वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों या मियाँ शहबाज़ शरीफ साहब हों, वज़ीर-ए-आज़म इतने ताकतवर नहीं होते कि वो हर मामले के अंदर अपने फैसले थोप सकें। वो ताकतवर नहीं होते, हैंस पार्लियामान भी ताकतवर हमारे मुल्क का नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये सिलसिला जब शुरू हुआ, इमरान खान साहब की जो पर्सनल इंक्लिनेशन रही है तहरीक तालिबान के हवाले से या चीज़ों के हवाले से, वो खुद कितने ज़्यादा मोटिवेटेड या खुद इंक्लाइंड होते थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वो एक स्टेटेड पोज़ीशन है। मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई और कर सकता है। मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक अपनी राय है कि दहशतगर्द जिसका डीएनए दहशतगर्दी है, उससे क्या बात करेंगे आप? दूसरी बात ये है कि ये सिलसिला हुआ, उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर बिल्कुल अमल दखल मौजूद था। और ये ऐसा नहीं कि इमरान खान ने कह दिया फ़ोन उठा के कि भई रीसेटल करवा दो, तो लोगों ने रीसेटलमेंट शुरू करवा दी। ये हुकूमत जब आई, उस वक़्त भी, ये जून के अंदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, उनके बयानात हैं कि जी आप सारों को मार तो नहीं सकते, लोगों के बच्चे हैं, उनको रिहैबिलिटेट करवाना है, अगर वो मुल्क का आईन माने और हथियार छोड़ दें तो वो अलग है। जो कि मैं समझता हूँ करोनियल पॉलिसी थी। ऐसा नहीं था कि पीडीएम की हुकूमत आई और टर्न अराउंड हो गई हर चीज़, तो हम्म। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हम्म। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा रिकॉर्ड के लिए। देखिए, इस जंग के अंदर हमारे फ़ौज के जवान, अफ़सरान शहीद हुए, माँओं ने अपने यंग बच्चे दिए, वो शहीद हुए। बच्चों ब छोटे-छोटे बच्चों के वालिदैन, आप आर्मी ग्रेवयार्ड जाएँ या किसी ग्रेवयार्ड में जाएँ, मासूम बच्चों के जो वालिदैन हैं, जो फादर्स हैं, जो फ़ौज के अंदर थे और सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर, आपको कब्र के कतबे पढ़ के आप रिक्कत तारी हो जाती है। आप उस बाप की तकलीफ देखिए, यानी मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, उनका जवान बेटे को शहीद किया गया। आप कभी उनसे पूछे ना कि जवान बेटे की लाश को कंधा देना कैसे होता है? तो ये कोई हम मैं और आप शायद फ़ैथम नहीं कर पाएँगे, सोच नहीं पाएँगे, हम उससे पहले ही शायद गिर जाएँगे, कि कितनी मुश्किल बात है।
जिन लोगों ने सफर किया है, आप एएनपी के अंदर जो बिलौर साहब का खानदान है, उनको देख लें। धमाका होता था, कोई और जाए ना जाए, वो अल्लाह बख्शे शहीद बशीर बिलौर साहब पहले पहुंचे होते थे और वो कहते थे कि मेरा मुझे भी ऐसे ही मारा जाएगा। वो कहते थे, लेकिन फिर भी पहुंचते थे। देखिए, उन लोगों ने इस मुल्क के लिए जान दे दी, वो चले गए इस दुनिया से। आप ऐसे लोगों से क्या सोचकर मुज़ाकरात कर रहे हो और क्या सोचकर उनकी रीसेटलमेंट की बात कर रहे हैं? बसर्ते एहतराम, मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि दहशतगर्द है और वो जिसने आपके बच्चे मार दिए, आपके मुल्क के मासूम लोगों को मार दिया, आप कहते हैं मैंने इन्हें रिहेबिलिटेट करवाना है। उसके भाई, उसके तो नसों के अंदर घुसी हुई है दहशतगर्दी। वो कौन सा कह रहा है कि नहीं, मुझे माफी दे दो, जो मैंने पहले किया वो बड़ा गलत किया, एंड आई लीव यू एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, जैसे हम नॉर्मली होता है कि हम कानून की मर्जी पे अपने आप को छोड़ते हैं। नहीं, वो तो टर्म्स डिक्टेट कर रहे थे, इतने बंदे छोड़ो, इतना ये करो, इतना वो करो। ऐसे लोगों से आप मुज़ाकरात करेंगे? ऐसे लोगों से आप करेंगे कि जी रियासत बड़ी मजबूत होगी? आई एम सॉरी, मेरे नजदीक ये स्टुपिडिटी थी। जो भी इसके अंदर जिसने कंट्रीब्यूट किया, इट वाज अटर नॉनसेंस। किसी दहशतगर्द के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकता।